हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2000 हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मतलब कि संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं और 1.3 एक्सरसाइज को हम आज समाप्त करेंगे और इसी के साथ आपकी ये पूरी 1.3 एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज के कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं बच्चों देखिए, अभी हम 1.3 पर चल रहे हैं। 1.1 हमने काफ़ी पहले पढ़ाई थी, फिर 1.2 भी फिनिश की थी। तो अब आपको करना क्या है कि उनका थोड़ा सा रिवीजन करना है। देखिए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है, बिकॉज आप भूल जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने जो पढ़ा था आपने अब तक उसको दोबारा नहीं पढ़ा है तो आप पक्का उसको भूल जाएंगे। इसलिए आप हर हफ्ते बाद एक बार उसका रिवीजन के तौर पे उसे कर लिया करें और फिर कुछ दिनों बाद उसको एक बार देख लिया करें कि हाँ हमने ऐसे किया है। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे मैथ में तो आप भूल जाएंगे। अगर आपको बाकी में अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही मंत्र है, एक तो फॉर्मूले याद और साथ में उसका दूसरा मंत्र, दो मंत्र हैं, एक फॉर्मूले याद और एक बच्चों रिवीजन। मैथ अगर परफेक्ट बनानी तो रिवीजन करना बेहद जरूरी है, वरना आप पढ़ते पढ़ते आगे तो निकल जाएंगे बट पीछे का भूल जाएंगे। इसलिए मैथ रिवीजन मांगता है। तो अगर आप मैथ का रिवीजन करेंगे तो आपको पीछे की नॉलेज रहेगी प्लस आगे आप पढ़ ही रहे हैं आगे की भी नॉलेज रहेगी। ठीक है, तो आपको रिवीजन बहुत जरूरी है मैथ में। जितनी बार आप रिवीजन कर लें आपके लिए मैथ उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, आप उतने ही अच्छे उतने ही स्ट्रांग हो जाओगे मैथ के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मैथ का रिवीजन बहुत जरूरी है, ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों अगर देखिए आपको हमारे यहाँ से 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यानी नोट्स, पूरा मैथ का सॉल्यूशन मेरी खुद की हैंडराइटिंग में मेरे हाथ से बने हुए नोट्स चाहिए। आपको प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए जिसमें जैसे बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आते हैं बिल्कुल ऐसे ही पेपर हम आपको देंगे और आपने सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है पेपर के लिए बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। मॉडल पेपर चाहिए, जो मार्केट में मॉडल पेपर उपलब्ध होते हैं वो मॉडल पेपर आपको अगर मुझसे चाहिए। ठीक है, और बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम एक दो जगह से नहीं, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, ठीक है, और अनसॉल्व्ड पेपर, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी, अजय अग्रवाल एंड मैनी अदर पुरानी इंपॉर्टेंट बुक से हम आपको छांट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इन्हें सेलेक्ट करते हैं और आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो सिर्फ 400 रुपये पे करने हैं, इतने रुपये में, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत न्यूनतम फीस है। अगर आप ऑफलाइन बेसिस भी पढ़ते होंगे तो आप वहाँ देख भी रहे होंगे कि एक महीने की फीस होती है इतने रुपये सिर्फ, प्लस आपका जाने का टाइम और आने का टाइम वेस्ट होता है और यहाँ पर आपका वो समय तो बचेगा ही बचेगा, प्लस उससे ऑफलाइन से कई गुना बेस्ट मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। एकदम बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कराकर मैं आपकी भेजूंगा। 2022 में आपके 90+ ही नंबर बच्चों मैथ के अंदर आने वाले हैं, तो बहुत बेहतरीन तैयारी होगी, फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें टाइम रहते हुए सब कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं या आस पड़ोस रिलेशन जितने भी हैं, सभी को ये बात बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो बच्चों। ठीक है, बेहतरीन तैयारी होगी, फिक्र बिल्कुल कीजिएगा मत। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1.3 के 9 तक करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। तो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे 10 को और पढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है, मान लीजिए कि एक फलन f x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी एक फलन दे रखा है f जो कि कैसा है, जो कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है और वो x सेट से y सेट पर है। हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि जो f का प्रतिलोम है, जो फलन का प्रतिलोम है, इनवर्स है, वह अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। अब ये है क्या, चलो उसको समझते हैं। पहले सवाल को लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो 10वां सवाल है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर देखिए हमें एक फंक्शन दे रखा है f और वो x समुच्चय से y समुच्चय पर है। ठीक है, और एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक क्या है,
व्युत्क्रमणीय फलन है। यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है और हमें ये प्रूफ करना है कि इसका प्रतिलोम अद्वितीय होता है। f का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है। तो किसी भी फंक्शन का एक्चुअली जो प्रतिलोम होता है ना, वो वैसे यूनिक ही होता है, अद्वितीय होता है, बट यहाँ पर हमें वो प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब ये यूनिक का मतलब क्या है, अद्वितीय मतलब क्या है, तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। अद्वितीय अद्वितीय का मतलब ये होता है बच्चों, कोई एक ऐसी चीज कि उस जैसा कोई और हो ही ना, कोई ऐसी एक चीज उस जैसा कुछ कोई और होना, उसी को हम अद्वितीय बोलते हैं। सिर्फ इकलौता, उस जैसा कोई और ना हो, उसी को हम अद्वितीय बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये बोल रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन f का जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय होगा, यानी इस फलन का जो प्रतिलोम है सिर्फ एक ही हो सकता है, एक ही प्रतिलोम होगा, कोई दूसरा इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता है। वैसे किसी भी फलन का जो प्रतिलोम होता है वो सिर्फ सिंगल होता है, एक ही होता है, एक फलन के दो प्रतिलोम नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही प्रतिलोम होता है। बट यहाँ पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे एक ही होगा प्रतिलोम। ठीक है, तो ये देखिए अब कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए फलन और प्रतिलोम में डिफरेंस क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पर हमें जो दे रखा है ये फंक्शन f है और x से y पर एक फलन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ मानेंगे, माना एक समुच्चय x है और एक समुच्चय y है, और ये x के लिए एरो डायग्राम यहाँ पे हम बनाएंगे। तो x के हमने दो अवयव मान लिए, x1 व x2, और x से y पर क्या है, एक फलन f है। ठीक है, और यहाँ पर एक अवयव है y। तो बच्चों फलन क्या होता है और उसका प्रतिलोम क्या होता है, ये बात आप समझिए। और यहाँ पर दो चीज़ और मान लीजिए कि माना दो फलन g व h हैं, हमने दो फंक्शन g व h मान लीजिए। ठीक है, और दो सेट मान लीजिए, सेट a का भी अब ये हो गया, सेट b का भी अब ये हो गया, या x और y मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम बच्चों क्या होता है, प्रतिलोम होता है जैसे मान लीजिए कि h कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में अगर मैं y लगाऊं और मुझे क्या मिल जाए, x1 मिल जाए, तो ये एक प्रतिलोम है। ठीक है, प्रतिलोम क्या होता है, अगर h फंक्शन में मैं y लगाऊं और मुझे x1 मिल जाए तो ये एक प्रतिलोम है। लेकिन फलन क्या होगा, फलन इसका जस्ट उल्टा होता है। इंप्लाइज दैट, फलन में ये होगा अगर हम f फंक्शन में x1 लगाएं और वापस हमें y मिल जाए तो ये एक फलन है। क्लियर, क्या होता है फलन और क्या होता है आपका प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है, अगर हम h फंक्शन में y लगा रहे हैं और हमें x1 मिल रहा है तो ये एक प्रतिलोम है। ठीक है, और इसका फलन क्या होगा कि f फंक्शन में अगर हम x1 लगाएं वापस हमें y मिल जाए तो ये इसका फंक्शन है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि f फंक्शन में x1 लगाएं y मिल रहा है तो ये एक फलन है, लेकिन इसका प्रतिलोम क्या होगा कि g फंक्शन में y लगाएं वापस x1 मिल जाए तो ये इसका एक प्रतिलोम है। इसी प्रकार g फंक्शन में अगर आप y लगाओ वापस आपको x2 मिल जाए तो ये एक प्रतिलोम है, लेकिन इसका फलन क्या होगा कि आप इस फंक्शन में x2 लगाओ, इस फंक्शन में x2 लगाओ और वापस आपको y मिल जाए तो ये इसका क्या है, फलन है। या आप ये भी कह सकते हैं कि g फंक्शन में अगर आप y लगा रहे हैं और आपको x2 मिल रहा है तो इसे आप फलन कह सकते हैं। तो फिर इसका ये प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि हमने इस f फंक्शन में x2 लगाया वापस में y मिल गया तो इसका प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम और फलन मतलब समझ गए, प्रतिलोम जो होता है वो फलन का उल्टा होता है। फलन में क्या था कि मान लीजिए इसको फलन भी बोल सकते हैं, प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको फलन बोलोगे तो इसका प्रतिलोम ये होगा, और आप इसको प्रतिलोम बोलोगे तो इसका फलन ये होगा, कुछ भी कह सकते हैं। और आप इसको फलन कह रहे हैं तो फलन कह दीजिए कि ये h फंक्शन है, इसमें हमने y लगाया, हमें x1 मिला तो ये एक फलन है। लेकिन अगर हम फंक्शन में x1 लगाएं वापस y मिल जाए तो ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा। सेम यहाँ पर आप g फंक्शन में x2 लगाए y मिला, ये एक फलन है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर हम f फंक्शन में y लगाएं वापस हमें x2 मिल जाए, x2 लगाएं वापस हमें y मिल जाए
तो ये एक क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात मालूम पड़ी कि देखिए y किसकी वैल्यू है fx1 की और y वैल्यू है fx2 की, तो यानी कि fx1 बराबर हो गया fx2 के और x1 बराबर हो जाएगा x2 के, और x1 बराबर x2 हो गया तो gy बराबर हो गया hy के, यानी gy बराबर hy, और दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही फलन एक ही है। भाई g फलन और h फलन दोनों ही क्या है, एक ही फलन है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, दोनोदोनों आपस में बराबर हैं तो एक ही होंगे ना, समान होंगे। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यानी हमने दो फंक्शन अलग अलग माने थे, किसी फलन के दो प्रतिलोम हमने अलग अलग माने थे और आगे जाके वो दोनों बराबर प्रूफ हो गए, यानी वो एक ही हो गए। तो मतलब किसी फलन का जो प्रतिलोम होता है वो एक ही होता है, यूनिक होता है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको ये सवाल कर देना है और आपका यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 11 क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि 11 क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फंक्शन है और उसका जो प्रांत है वो 1 2 3 है और उनसे परिसर ABC पर कोई फंक्शन है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। f कोई फंक्शन है और ये 1, 2, 3 से a, b, c पर है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि अगर फंक्शन में 1 लगाते हैं, इस फंक्शन f में अगर 1 लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। ऐसे इस फंक्शन में अगर हम 2 लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। अगर इस फंक्शन में अगर हम यहाँ 3 लगा रहे हैं तो हमें c मिल रहा है। ये कह रहा है सवाल। तो द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए और f इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, एक तो f इनवर्स निकालना है और फिर ये भी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इस f इनवर्स का भी इनवर्स f के ही बराबर होता है। किसी फलन का भी प्रतिलोम वह फलन ही होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यही चीज़ है ना। यस, देखिए फिर सवाल लीजिए। एक सवाल, एक कोई फंक्शन है और ये फंक्शन इतने से इतने पर है और इसमें ये भी बताया है कि अगर इस फंक्शन में हम 1 लगाएंगे तो हमें a मिलेगा, 2 लगाएंगे तो हमें b मिलेगा, 3 लगाएंगे तो हमें c मिलेगा। और इसका f इनवर्स यानी f का प्रतिलोम, इनवर्स को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम, इन्वर्टिबल। तो इस f का प्रतिलोम ज्ञात करना है और f इनवर्स का भी इनवर्स f के बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो यार इनवर्स क्या होता है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। किसी फलन का अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसका मुझे प्रतिलोम निकालना है तो उस फंक्शन के जो प्रांत हैं यानी जो पहली वैल्यू हैं उन्हें परिसर की जगह लिख दो और जो परिसर की वैल्यू है उन्हें प्रांत की जगह लिख दो। यानी जो पहले मान है उन्हें दूसरे मानों की जगह और जो दूसरे मान है उन्हें पहले मानों की जगह लगा दो, वही उसका जो है प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई f फंक्शन है, वही f फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ से f फंक्शन ये बनेगा कि 1 रखने पर a मिल रहा है तो 1, a हो गया, 2 रखने पर b मिल रहा है तो 2, b हो गया, 3 रखने पर c मिल रहा है तो 3, c हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब इसका अगर मैं प्रतिलोम निकालूंगा तो क्या होगा, और इस फंक्शन में जो पहली वैल्यू है 1, 2, 3 ये सब क्या है, प्रांत हैं और जो दूसरी वैल्यू है ये क्या है, ये परिसर है। ठीक है, तो अब इसका हम इस f का प्रतिलोम निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, f इनवर्स। तो क्या करेंगे आप, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस परिसर को प्रांत की जगह और इस प्रांत को परिसर की जगह लिख दो बस।
इसका प्रतिलोम आ जाएगा, यानी ए पहले और 1 बाद में, यानी a,1 सेम यहाँ, b,2 सेम यहाँ, c,3, ये आपका f इनवर्स आ गया। इज दैट क्लियर? ये इसका प्रतिलोम आ गया। क्या आ गया? प्रतिलोम। यही निकलवाया था हमसे, देखो तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, आपको ये फंक्शन दिया है इतने से इतने पर, f1 की वैल्यू इतनी, f2 की वैल्यू इतनी, f3 की वैल्यू इतनी, यानी फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो 1 रखने पर 2 मिल रहा है, 1 रखने पर a मिल रहा है, तो 1, a सेम 2, b सेम 3, c, ये फंक्शन है। इसका प्रतिलोम क्या होगा? उल्टा। उल्टा मतलब प्रांत को परसर की जगह, परसर को प्रांत की जगह, तो बस वही किया, आगे पीछे कर दिया, बस आगे पीछे कर दो, वही इसका f इनवर्स है। a,1, a है, a,1 कर दो, 2, b है, b,2 कर दो, 3, c है, c,3 कर दो, यही इसका f इनवर्स है। तो एक चीज प्रूफ कराई थी, ये हो गई। और दूसरा क्या प्रूफ कराया है कि f इनवर्स का भी इनवर्स निकालो और वो f के बराबर आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमने f इनवर्स तो निकाल दिया, अब इसका फिर से इनवर्स निकालना है, तो फिर से अब क्या करेंगे, इसका दोबारा इनवर्स निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना, आगे पीछे करने, इसका दोबारा से इनवर्स निकल आएगा। ठीक है, तो f इनवर्स का भी इनवर्स, तो ये मान लीजिए ये जो f इनवर्स है ना, ये अपने मन में मान लो ये f है, ये क्या है? f है, और इसकी वैल्यू क्या है? ये है, और इसका मुझे क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालते तो जब क्या करते हैं, दूसरी वाली को पहली वाली वैल्यू की जगह पर और पहली वाली को दूसरी वाली वैल्यू की जगह, तो बस आपको भी यही करना है। यहाँ पर ये जो वैल्यू पहले लिखी है इसे बाद में, बाद वाली को पहले लिख दो, सेम यहाँ कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए a,1 है, 1, a हो जाएगा, 2, b है, b,2 है, 2, b हो जाएगा, c,3 है, 3, c हो जाएगा। ये क्या आ गया? f इनवर्स का इनवर्स आ गया। अब मैं ये प्रूफ करना था कि f इनवर्स का भी इनवर्स f के बराबर है, तो f इनवर्स का इनवर्स तो ये आ गया। क्या ये f के बराबर है? f की वैल्यू ये रही और f इनवर्स का इनवर्स ये रहा। चेक करो क्या सेम है दोनों, 1, a 1, a 2, b 2, b 3, c 3, c सेम तो है। इसे समीकरण 2 डाल दो, लिख दो समीकरण 1 व 2 से f बराबर f इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो किसी भी फंक्शन का आपको प्रतिलोम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे ये फंक्शन था इसका प्रतिलोम निकाला, तो जो दूसरी वाली वैल्यू तो वो पहली वाली वैल्यू की जगह और पहली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू की जगह। ठीक है, यानी इनको आगे पीछे कर दो बस, तो ये f इनवर्स आ गया। अब इसका फिर से इनवर्स निकालना है तो फिर से वैल्यूओं को आगे पीछे कर दो, तो वही किया हमने यहाँ पे। तो इस f इनवर्स का भी एक और इनवर्स आ गया और चेक किया ये और f दोनों आपस में बराबर हैं और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। 11 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है उसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रतिलोम में कुछ नहीं करते हैं, प्रांत को परसर की जगह, परसर को प्रांत की जगह लिख देते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसे पढ़िए आप। ठीक है, सेम ऐसा ये जो अभी आपने सॉल्व किया ना, बिल्कुल एज इट इज सेम है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। मान लीजिए कि f फंक्शन है एक x से y पर। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, एक f फंक्शन है और एक x से y पर है। ठीक है, और एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, ये गिवन है। उसके बाद सिद्ध करना है कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, यानी f इनवर्स का जो प्रतिलोम है f है। ये ऐसे दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं जो अभी हमने प्रूफ किया था भाई, f इनवर्स का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब फिर से इनवर्स f है। ये वाली भाषा या ये वाली भाषा एक ही है, वो हिंदी में बोला है या हमने प्रैक्टिकली लिख के दिखा दिया है। f इनवर्स का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब फिर से इनवर्स, तो f इनवर्स का भी इनवर्स f है, ये प्रूफ करना है। तो अभी यही चीज़ तो हम प्रूफ करके आ रहे हैं पीछे, तो बस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है फंक्शन बना के नहीं दिया है, वह हमें बाकायदा दिया था बना के, तो यहाँ नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद मान लीजिए, यह मान के करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको दिया नहीं है। पिछले क्वेश्चन में देखिए
आपको 11 क्वेश्चन में दिया था एफ सच दैट 1 2 3 से ए बी सी पर, वहाँ दिया था, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ खुद मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के लिखेंगे, माना एफ सच दैट कोई फंक्शन है और ये जो है a, b, c से 1, 2, 3 पर है, ये मान लीजिए, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि f अगर हम a रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। f अगर हम b रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। f अगर हम यहाँ c रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन ये बनेगा कि a रखने पर 1 मिल रहा है, a रखने पे क्या मिल रहा है, 1, तो a, 1, b रखने पे 2 मिल रहा है तो b, 2, c रखने पे 3 मिल रहा है तो c, 3। अब देखिए ये एक फंक्शन है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये हमने माना है क्योंकि पिछले सवाल में हमें दिया था, यहाँ नहीं दिया है, इसलिए हमने अपनी तरफ से ये मान लिया है। आपको प्रूफ करने के लिए मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए हमें क्या करना है, एफ इनवर्स का भी इनवर्स एफ के बराबर लाना है। तो पहले इसका एफ इनवर्स निकालो। तो एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं कि इसमें जो प्रांत है पर्सर की जगह, पर्सर को प्रांत की जगह, यानी इनको आगे पीछे कर दो, एफ इनवर्स आ जाएगा। इस एफ का एफ इनवर्स निकल आएगा। तो कर दीजिए, ये a, 1 है, 1, a कर दो। ये b, 2 है, 2, b कर दो। ये c, 3 है, 3, c कर दो। ये क्या आ गया, f इनवर्स आ गया। अब इसका फिर से इनवर्स निकालो, f इनवर्स का इनवर्स। तो f इनवर्स का भी होल इनवर्स, तो फिर से ना आगे पीछे कर दो। ये 1, a है, a, 1 कर दो। 2, b है, b, 2 हो जाएगा अभी। 3, c है, c, 3 हो जाएगा। और चेक करिए, अब आप चेक कीजिए कि f इनवर्स का होल इनवर्स और f क्या बराबर है, a, 1, a, 1, b, 2, b, 2, c, 3, c, 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से f इनवर्स का होल इनवर्स बराबर f। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप खुद मानेंगे, खुद बनाएंगे, क्योंकि आपको दिया नहीं है। प्रूफ करने के लिए ये सब चीज़ें हमें चाहिए। भाई ये प्रूफ तभी होगा जब ये चीज़ हमारे पास होंगी, बट नहीं थी तो मान लीजिए, दी थी पिछले सवाल में तो नहीं मानी थी, उसी के अकॉर्डिंग कर दिया था। तो सेम था पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर ये माना है तो आपको यहाँ माना लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 भी फिनिश हो जाता है बच्चों। अब 2 क्वेश्चन और आपके बचते हैं, 13 और 14 दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले हैं। तो देखिए इन्हें समझते हैं। ये 12 था आपका क्वेश्चन है। यस, ये 12 था, ठीक है। अब 13 और 14 बचते हैं आपके 2 क्वेश्चन, क्योंकि हमने आपको 10 करा दिया, 11 करा दिया और ये 12 भी करा दिया, 13 दे गया। 13 में बच्चों हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर एक फंक्शन है और वो रियल से रियल पर है, यानी एक फंक्शन है f और वो रियल नंबर से रियल नंबर पर है। और एक और फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1/3 और प्रदत्त है, और f(x) बराबर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है x की पावर 1/3, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है x की पावर क्यू, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है x, और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यू, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, यानी फिर से मान लीजिए सवाल को करना क्या है, f कोई फंक्शन है रियल से रियल पर, और इस फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो ये है, और f(o), f(x) इन चारों में से कौन सा होगा ये बताना है। तो f(o), f(x) निकालना है, कुल मिला के ये है। तो f(o), f(x) का मतलब क्या होता है, बस ये o हटेगा और o हटते ही क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे f ऑफ f(x), और f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है ये, यहाँ लगा दीजिए। तो f और f(x) की वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू लगा दो, 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस f वाले फंक्शन में जाना है, जहां भी x आ रहा है x की जगह ये सब लगा देना है,
ठीक है, फिर समझिए एफ ओ एफ एक्स को हम एफ ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से ये लगा दी। अब इसको अपने मन में x मानो, तो इसे हम क्या बोलेंगे एफ एक्स। तो ये x का काम कर रहा है, तो अब करना क्या है, f वाले फंक्शन में जाना है, जहां भी x आ रहा है x की जगह ये लगा दो। तो f वाले फंक्शन में गए, यहाँ x जहां भी आ रहा है क्या लगाना है, ये लगाना है पूरा x की जगह पर। तो ये 3 का तो 3 रहेगा, माइनस x की जगह क्या लगाना है, ये पूरी वैल्यू। तो लगा दीजिए 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3। ये किसकी जगह लगाई है, सिर्फ इस वाले x की जगह पर। और ऊपर से पावर कितनी है भाई, x की जगह लगा दी ये वैल्यू, और ऊपर से पावर 3, तो ये ऊपर से पावर और लगा दो 3, और फिर होल पावर 1/3। तो इस पूरे की होल पावर 1/3। यहां तक कोई समस्या? फिर समझो, f वाले फंक्शन में गए, x की जगह लगाना है, यानी इससे कुछ नहीं कहना। तो इसको तो हमने 3 को 3 छोड़ा, माइनस का माइनस, और x की जगह क्या लगाना है, ये सब। तो ये सब x की जगह लगा दिया पूरा, और ऊपर से x की पावर 3 है, तो इस वैल्यू की पावर भी 3, ऊपर से दोनों की एक साथ 1/3 पावर, तो दोनों की एक साथ 1/3 पावर। क्लियर? अब देखो आगे करेंगे इसको। देखिए इस वाले 3 से तो ये वाला 3 कट गया, ठीक है, पावर से पावर कट गई। यहाँ 3 माइनस, यहाँ अंदर देखिए, आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस माइनस का आप अंदर गुणा कीजिए, तो इस माइनस के अंदर करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू, और ऊपर से होल पावर कितनी चल रही है, 1/3। तो 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस का क्या बचा, x की पावर 3, और उसकी भी पावर 1/3। 3 से 3 ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, x आ गया। तो एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब चेक करो x किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी में आ रहा है आपका x। ठीक है, फिर समझ लीजिए एफ ओ एफ एक्स को हमने एफ ऑफ एफ एक्स लिखा, एफ एक्स की वैल्यू ये लगा दी, फिर एफ वाले फंक्शन में गए, एफ वाले फंक्शन में गए, जहां भी x है ये लगा दिया। तो एफ वाले फंक्शन में गए, यहाँ x था, तो x ये लगा दिया, ऊपर से पावर 3 और फिर होल पावर 1/3। इससे ये कट गया, माइनस का अंदर गुणा कर दिया, प्लस माइनस के ये कट गए, x की पावर 3 की पावर 1/3, इससे कट गया x। तो एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू x आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये वही एफ ओ एफ एक्स जी ओ एच वो सब निकालने का, फॉग वॉफ निकालने का तरीका था, और वही निकल पाया था बच्चों। ठीक है, तो आप शुरू से अगर एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल को हमारे को समझना है, हमने जो कराया शुरू से, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आ रही होगी। एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई, एक एक क्वेश्चन और बचा आपका। ठीक है, तो देखिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज इतनी सिंपल तरीके से हमने समाप्त कर दी कि आपने करने से पहले देखी होगी तो पक्का पसीने आ गए होंगे, लेकिन जब हमने कराई तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज हो गई होगी। पूरा मैथ सिंपल करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। उस कॉन्सेप्ट से आपको बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ो बच्चों। देखिए यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये फंक्शन है, और द्वारा परिभाषित एक फलन है एफ सच दैट रियल में से हटा दो माइनस के 4/3 को से आर पर। ठीक है, एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैपिंग मैप जी, यानी मैपिंग करता है जी रियल माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त होगा। यानी यहां पर फाइनली हमें इसका प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिलोम। और प्रतिलोम इसमें से कौन सा होगा ये कहना है। देखिए सुन लीजिए, यहां में एक फंक्शन दे रखा है, और ये फंक्शन रियल में से रियल पर है। बस प्रांत में जो रियल है उसमें से माइनस के 4/3 को छोड़कर बाकी जितनी भी रियल हैं वो यूज हो सकते हैं, और इधर कोई भी रियल नंबर यूज हो सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रतिलोम है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर 4 ऑप्शन आप ऑप्शन में देख लीजिए, मैं इसका फाइनली प्रतिलोम निकालता हूँ। तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स वाई मानते हैं, तो माना एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ वाई लगा दीजिए, और बराबर में क्या है 4x अपॉन 3x प्लस 4। इसको आप चेक कीजिएगा, एक एक की और अच्छा तक तो ये होगा क्योंकि इसका प्रतिलोम निकलवाया है, और प्रतिलोम तभी निकलवा सकता है जब वो एक एक की आच्छादी पहले से हो। हाँ, चेक करवाता तो फिर वो चेक करते,
कि पहले एक ही चेक करते, आचारी चेक करते, तब प्रतिलोम निकालते। चेक नहीं करा रहा, प्रूफ करा रहा है इसका प्रतिलोम इनमें से चारों में से कौन सा है। चारों में कुछ ना कुछ प्रतिलोम हमें दे रखे हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें डायरेक्ट इसका प्रतिलोम निकाल देते हैं। तो पहले एफ एक्स से वाई मानते हैं, फिर एक्स का मान वाई की फॉर्म में, तो इसके नीचे 1 मानो, इसका इधर गुणा, इसका उधर गुणा। तो वाई का 3x में तो 3xy, फिर वाई का 4 में तो 4y बराबर 1 का 4x में 4x। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, यानी यहाँ से हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप x का मान चाहिए तो 4x को बुला लो इधर और 4y को भेज दो उधर, ठीक है। 4y को उधर भेज दो, तो 3xy, ये 4x इधर आएगा तो माइनस के 4x, और ये 4y जब उधर जाएगा तो माइनस के 4y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 3x माइनस x गया कॉमन तो 4 बचा, माइनस के 4y। तो x का मान इसे डिवाइड में भेज दो, तो माइनस के 4y अपॉन 3x माइनस 4। तो x बराबर यहाँ से माइनस 4y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x। इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे ऐसे काट दीजिए। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, 4y अपॉन 4 माइनस 3x। अब प्रांत की फॉर्म में पूछ रहा है या पर्सर की फॉर्म में, वो आप देख लीजिए। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही ऑप्शन y की फॉर्म में है। तो भाई यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका ये gy या fy, जो भी आपको दे रखा फंक्शन देख लीजिएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3x। 4 ऑप्शन है, मैच कीजिए किससे मैच हो रहा है। तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये जी फंक्शन दिया था तो जी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। और वाई की फॉर्म में आंसर आपसे पूछा है तो यहाँ पर सॉरी ये वाई कीजिए, यहाँ भी वाई होगा ना, ये गलती से यहाँ पे एक्स कैसे हो गया, यहाँ से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी कोई हमसे, क्या ये x है और ये x है, कॉमन चला गया, 3y माइनस 4 बचा प्यारे, यहाँ पे 3y माइनस 4, वही तो ये नीचे जाएगा तो 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने x कॉमन लिया था तो 3y माइनस 4 बचा, अब ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। और फिर माइनस कॉमन लेके काट दिया, बाकी सेम है। तो आपका रेंज की फॉर्म में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो रेंज की फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया। प्रांत की फॉर्म में पूछता तो प्रांत की फॉर्म में लिख के दे देते, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 14 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, 14 के 14 क्वेश्चन समाप्त। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, पूरी बुक ऐसे सॉल्व करा दूंगा टाइम से कई महीने पहले। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स पेपर कराऊंगा, मॉडल पेपर कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। तो ऐसे ही पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे इस एक्सरसाइज के बिल्कुल शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखें और एक एक सवाल डेली देख रहे हैं, कोई वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, तो कोई भी समस्या नहीं आई होगी और एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो गई, ऐसे ही समाप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए बच्चों, और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज से, ठीक है। जो अगली आपकी एक्सरसाइज है 1.4, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को लेके, और उसे जरूर देखिएगा अगर आपको 1.4 बाकी में समझ नहीं है तो, ठीक है।